हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 3 लीनियर इक्वेशन है और कितना वेरिएबल का 3 वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। अब क्या है कि हम लोग पिछले वीडियो में भी लीनियर इक्वेशन को बाय ऑफ 3 वेरिएबल विथ मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना सीख रहे थे। ठीक है, यदि आप सबसे पहला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जा कर के देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग जो आज बात करेंगे कुछ कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे, और वो किस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो आप सबसे पहले वाला वीडियो जा करके देखिएगा, तब पता चलेगा। वैसे तो मैं इसमें बताऊंगा ही, लेकिन आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं, तो क्या होगा कि आपको क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, और उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करना है और कंसिस्टेंसी चेक करना है हम लोग हैं। अब कंसिस्टेंट चेक करना है और सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले इक्वेशन देखिए, यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ x प्लस 2y माइनस 3z बराबर 6, और यहाँ 2x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, और 4x प्लस 3y माइनस 2z बराबर 14, ये मेरा इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब जानते हैं कि इस वाले सिस्टम को हम लोग एक मैट्रिक्स के मेथड में लिख सकते हैं ax बराबर b। ये तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि इस पूरे सिस्टम को हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। इस ए को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स जो है देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड है इसका है, और बी ये यहाँ इधर का जो 6 to 14 है उसको। अब यहाँ नीचे देख ही सकते हैं आप लोग, मैंने क्या किया कि ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उनको लिख दिया। यहाँ 1 2 4 1 2 4 सबका कोफिशिएंट को मैंने लिख दिया ए में, और दूसरा जो बी है इधर 6 to 14 इधर लिख दिया, इसका एक अलग मैट्रिक्स बना दिया, और यहाँ एक्स वाई जेड का एक अलग बना दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, क्योंकि इसको सॉल्व करना है और कंसिस्टिंग भी चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको शूट करेंगे। अब ये क्या है कि हम लोग शुरू करते हैं कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंसी चेक करना है, उसके लिए क्या करते हैं मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स का बात कर रहे हैं। ए इनवर्स क्यों कर रहे हैं, तो बस एक्स इज इक्वल टू बी सॉरी ए इनवर्स बी निकल जाए इसलिए। ठीक है, तो हमको ए इनवर्स निकालना मेरा मोटिव है। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट करेंगे, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट करेंगे, तो क्या आ जाएगा देखिए, मैंने ये फर्स्ट रो लिया है, फर्स्ट रो दिया तो 1 -2, और इधर गलती से भूल गया तो इधर -3 कर दिया, ये -3 कोफिशिएंट। इसको सॉल्व किया तो डिटर्मिनेंट मेरा कितना आया। आप डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ गया। 0 मतलब क्या है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक है तो भाई यहाँ पर क्या है कि सॉल्यूशन देखिए आपका मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है ना, मतलब इट हैज़ सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो भी सकता है, नहीं देखिए हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो इसके दो केस आ गए। इसी के लिए मैं बोल रहा था कि आप सबसे पहला वीडियो जा करके देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कंसेप्ट में। ठीक है, अब मुझे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ए आ गया है वो कितना 0, तो ए इनवर्स निकालने में हमको दिक्कत होगा, तो उसका एक और कंसेप्ट था। देखिए ये 0 हो जाएगा तो 1/∞ मतलब 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए। तो जब डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता है तब के केस में हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें सीधा सीधी मिल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 0 हो गया, तो मतलब ए इनवर्स नहीं मिल सकता। अब क्या है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो इसके दो कंडीशन होते हैं। एक तो इसके पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं, दूसरा क्या है, हो सकता है बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये दो कंडीशन बनते हैं आपका जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो भाई इसका तो एक यूनिक सॉल्यूशन हमको मिल जाता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हुआ तो इसके दो केस बनते हैं। एक तो इसके पास हैज सॉल्यूशन है ना, सॉरी हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, या दूसरा क्या हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये हो सकते हैं।
अब दो केस हैं, अब ये दो केसों को कैसे निकालते हैं वो, अब मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि कब हैज़ मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब कब इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा और इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि मैंने लिखा है थोड़ा सा, देखिए सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन अकॉर्डिंग एज, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो हो जाता है, इंटू बी जीरो हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन एडजॉइंट ऑफ बी इंटू ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, मतलब इसके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। तो बस इतना है। तो भाई सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो जीरो हो रहा है या जीरो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और फिर इस बी के साथ मल्टीप्लाई करना। मतलब क्या है कि ये केस हमको चेक करना पड़ेगा। अब ये क्यों कर रहे हैं आपको बता रहा, आपको क्यों बता रहा, देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं जान रहे हैं आप, हमको ये चेक करना है कि है सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा करने का कारण ही यही है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट जीरो आ चुका है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता, अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है तो क्या होता है, आपका डायरेक्ट सम अब एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन मुझे तो यहाँ जीरो मिल गया, तो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरा मेन मकसद क्या होगा, अभी एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। तो देखिए नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर्स। अब देखिए कोफैक्टर्स मतलब क्या होता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसको भी जा करके देख लीजिए तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कोफैक्टर्स किसको कहते हैं। तो कोफैक्टर्स जो होगा ये मैट्रिक्स ए का, उसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया है। देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, इन सब का मैंने वैल्यू निकाला है, आप यहाँ देख सकते हैं। A11 का कितना आया, देखिए -10। अब कैसे किया, मैंने इस एलिमेंट को पकड़ा, अब इसके रो और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को हटा दिया, बचा कौन, -1, 4, -2, 3, यही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। देखिए अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिए ये A11 लिखा हूँ। A11 मतलब इन दोनों को जोड़ने से क्या होता है, 1 और 1 इवन, इवन मतलब हो गया पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पर लेस लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा इधर, और 3 4 जा 12 यहाँ पर हो गया -12। अब इसको सोल्व किया -10। इसी तरह से सारे एलिमेंट को आप चेक करना है, सबका आपको कोफैक्टर निकालना। अब जब कोफैक्टर्स निकल जाएंगे सारे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये मैंने कुछ नहीं किया, बस ये सब कैलकुलेशन है। अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, आप पहले कीजिए इसको। अब यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, अब एडजॉइंट ए ही हमको निकालना है, वो क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। मतलब इसके जो कोफैक्टर्स होंगे, मतलब ए के जो कोफैक्टर्स हैं वो क्या है, ये देख सकते हैं A11, A12, A13, ये जो मैंने ऊपर में आपको लिख के दिखाया है ना, ये सारे एलिमेंट्स, इन सबको अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिल करेंगे। तो सबका एलिमेंट देखिए A11 का फिल किया -10, देखिए 12 का 20, 13 का दिखा यहाँ पर 10, इस तरह सारे के एलिमेंट यहाँ में मैंने फिल कर दिया। अब ध्यान रखिए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, आपके कोफैक्टर्स के जो एलिमेंट मिले उनका ट्रांसपोज होता है, मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज लगाया, देखिए यहाँ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, जो भी अभी आपका रो बना है, देखिए अभी जो रो है वो रो नहीं रहेगा बल्कि वो कॉलम बदल जाएगा। तो बस आपका एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा मेन, वो क्या है आपका, ये रो कॉलम में बदल गया, तो देखिए बदल गया सारे, ये रो कॉलम में बदल जाएगा, ये रो कॉलम में बदल जाएगा, तो बदल गए। ये आपका मेन एडजॉइंट ए, ठीक है। अब क्योंकि हमको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी चाहिए, तो बस बी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो बी क्या है आपका 6 2 4, आपका बी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया, इसको इसके साथ मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 10 इंटू 6 -16 हो गया, 5 इंटू 2 मतलब -10, और यहाँ देखिए 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 मतलब 70, यहाँ देखिए 70 हो गया। इस तरह से इसको कीजिए, तो देखिए
20 इंटू 6 120 हो गया, इधर से 20 हो गया, और इधर आपका -10 गुना इधर है ना 140, तो इधर -140। अब इसको सॉल्व किए तो ये भी हो गया। अब इन सबको देखिए, 60 - 10 70 हो गया, इसके 70 के साथ 0 हो गया। इसको भी देखिए 120 और 20 140 -140 0। अब यहाँ 60 और 10 70 -70 खत्म 0। तो मतलब आपको क्या मिला, अब यहाँ ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 आया। 0 का क्या मतलब, ये देखिए नल मैट्रिक्स आया। अब हम कह सकते हैं, अब थोड़ा समय पहले आप ऊपर में देखे थे कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी दिया गया इक्वेशन मेरा 3 है, ये जो तीनों इक्वेशन है ये लिनियरली डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर ये लोग निर्भर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है आपका। तो अब हम लोग का कहा था ये, तो क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हो गया, हैंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। देखिए हमें चेक करना भी था कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट है बताएंगे, है ना, एंड इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए शुरू में ही एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 आ गया, तो इसको हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है बोल करके नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसके बाद और दो कंडीशन आते हैं, तो उसको चेक करना है, उसके बाद हमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और नहीं है। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता तो डायरेक्ट उसी जगह पर हो जाता कंसिस्टेंट। समझ में आ गया। तो अगर मतलब अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो आपको चेक करने पड़ेंगे दो केस, वो भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का। समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिए अब नेक्स्ट क्या है कि वो हमने कहा कि जो भी ऊपर तीनों इक्वेशन दिए हैं लीनियर इक्वेशन, वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट है इसीलिए मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि z का वैल्यू u है। अब ऐसा करने का क्या मतलब वो देखिए, देन फर्स्ट टू इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, क्योंकि मैंने z का वैल्यू u रख दिया। u क्या है, एक मैंने एक मतलब क्या बोलेंगे, एक मान रख दिया z का, ठीक है, वैल्यू रख दिया। तो अब देखिए जो ऊपर का इक्वेशन था आपका वो क्या आ जाएगा, x प्लस आपका क्या था, x प्लस 2y माइनस 3z था पहले का ऊपर में, है ना। तो मैंने क्या किया कि z के जगह पर u पुट किया। तो जैसे ही u पुट किया, तो क्योंकि u एक वैल्यू है तो मैंने क्या किया, इस इधर से उठा करके, मतलब यहाँ जो -3z है उधर ले आया, तो मतलब ये 3u है। ये क्या कर रहे हैं आप समझ में आ रहा है ना, तो इक्वल टू 6 है यहाँ, यही समझ लीजिए। तो z का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग, u, तो यहाँ -3u होगा। अब -3u एक कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, उधर पहुँचा दिया, मतलब 6 + 3u लिख दिया। अब यहाँ देखिए इस दूसरे वाले इक्वेशन में, तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, 2x - y + 4z = इधर आपका 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन है। क्योंकि हमने z बराबर u लिया, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस z के जगह पर u पुट कर दूंगा। तो जैसे ही u पुट करूँगा तो देखिए ये 4u हो गया। अब 4u एक कांस्टेंट बन गया, तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखिए 2x - y बराबर 2 - 4u हो गया। अब ये पूरा सिस्टम आप देख सकते हैं, एक अलग मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया, है ना। दो वेरिएबल हैं x y के, इधर मेरे कांस्टेंट हो गए। तो मतलब इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, नया जो मेरा था पहले दिया था, सॉरी शुरू में जो दिया था वो और ये अभी दोनों में अलग अलग अंतर है। अभी हम लोग इसको फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। अब वो मैट्रिक्स कैसा है देखिए, यहाँ का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हम यहाँ देख सकते हैं 1 2 2 -1, इसको मैंने देख दिया 1 2 2 -1, और एक्स वाई को एक एक्स वाई लिख दिया। अब इस वाले को एक मैट्रिक्स बना दिया, देखिए 3 + 2u और यहाँ 2 - 4u। अब दिस कैन बी रिटर्न एज Cx = d। ये आपका कुछ नहीं किया मैंने, है ना, बस इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इधर लिख दिया। अब जहाँ लिख दिया कि x जो क्या है x y है। अच्छा शुरू में मैंने लिखा था x बराबर क्या है x y और z लिखा था, लेकिन यहाँ ध्यान देखिए
यहाँ का जो एक्स है थोड़ा देखिए, यहाँ पर एक्स थोड़ा इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ठीक है, थोड़ा अलग है, ठीक है। अब सी का वैल्यू तो यहाँ देख ही सकते हैं, और डी आपका इधर लिख दिया। डी मतलब डी के दो एलिमेंट है, 6 + 2u और 2 - 4u, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो बस यहाँ से यही शुरू किया हूँ मैंने, मतलब समझ लीजिए यहाँ से एक नया सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, मतलब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए अलग से हम लोग शुरू किए हैं। अब वो क्या है ये, तो अब सी का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, -5। अब यहाँ देख ही सकते हैं 1, और इधर से 2 × 2 = 4, -5 हो गया। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब ए सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने लिख दिया सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा मुझे। अब कोफैक्टर निकाला मैं, शुरू वाले में मैंने A11 लिखा था, अब क्योंकि मेरा मैट्रिक्स अभी सी है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया अभी, C11, C12, C21 और C22 कर दिया। अब जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ सी भाई क्या होता है, तो बस ये जो आपके कोफैक्टर के एलिमेंट आए हैं उसको रख देना है और उसका ट्रांसपोज करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग प्लेस पे रख देते हैं C11, C12, C21, C22 और उसका ट्रांसपोज। तो C11 का कितना है देखिए, तो -1, C12 का -2, C21 का -2 और C22 का 1। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज मतलब रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम रो में बदल जाएगा। तो बदलेंगे तो देखिए कुछ नहीं होगा, देखिए ये बदल जाएगा तो इधर आ गया, ये बदल गया तो इधर आ गया, तो मतलब एडजॉइंट ऑफ सी जो मेरा आया, ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ सी मेरा कितना आ गया, ये वाला, ये। अब मुझे चाहिए सी इनवर्स, तो सी इनवर्स को हम लोग लिखते हैं, कोई भी जैसे ए इनवर्स होता है तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, तो बस इसी को मैंने यहाँ लिख दिया सी इनवर्स। तो सी इनवर्स क्या है देखिए, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना आ गया, -5, तो -5, और एडजॉइंट ऑफ सी कितना आ गया, तो ये आपका यहाँ देख ही सकते हैं, तो मैंने इसको रख दिया। अब क्योंकि ये सी एक्स बराबर डी है ना, तो हम लोग यहाँ से एक्स बराबर सी इनवर्स डी लिख सकते हैं ना, बस यही चीज़ को यहाँ लिखा है। यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, सी इक्वल टू यहाँ पर सी इनवर्स कर दिया और यहाँ पर आपका डी मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया, अब सॉल्व करेंगे, देखिए ये फर्स्ट रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये सेकंड रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, करिए। इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 - 3y, -6 - 3u। अब ये एलिमेंट से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -6। ध्यान से देखिए क्या है कि ये जो -2 है इस वाले के साथ पहले वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए -6 - 3u। अब ये -2 नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 दूनी 4 नेगेटिव में, और दे 4 दूनी 8, 8u हो गया। इसी तरह से नीचे वाला, तो -2 इस ऊपर वाले के साथ और 1 इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -2 के साथ इतना करेंगे तो -12 और इसके साथ -6u। अब ये 1 इसके साथ नीचे वाले के साथ होगा, तो देखिए 2 - 4u। अब इसको सॉल्व करो भाई, क्या होगा, यहाँ -6 यहाँ पर 4, तो -10 हो गया। यहाँ 8 गो u है, उसमें से 3 हटा देते हैं तो 5 गो u बच गया। अब नीचे भी करते हैं, तो देखिए यहाँ पर -12 है, 2 गया 10 हो गया, -10। अब 6u है नेगेटिव में, 4u यहाँ है तो -10u। अब -5 को डिवाइड करो, -5 को इससे डिवाइड करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, और ये 5 कैंसिल होकर -u बच गया। फिर इसके साथ भी मतलब अलग अलग मल्टीप्लाई होगा ना भाई, ये एलिमेंट इसके साथ, मतलब ये वाला ऊपर वाला एलिमेंट के साथ, और ये -5 इसके साथ भी होगा, तो इसके साथ भी होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड देंगे तो -5 से, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, तो देखिए 2 + 2u, 2 + 2u हो गया। मतलब x का वैल्यू आपके क्या क्या मिले हैं वो देखिए आप, x को हम लोग लिखना है xy, तो x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने z बराबर लिखा है, z बराबर u लिखा है, तो बस जहाँ पर z आए मतलब u है वहाँ पर z रिप्लेस करेंगे, और क्या, x का वैल्यू 2 - u मतलब 2 - z हो गया, y बराबर 2 + 2z है ना,
तो बस यहाँ पर देखिए z बराबर हो गया है आपका u और x बराबर हो गया 2 माइनस जेड और आपका y बराबर हो गया 2 प्लस 2z। ठीक है, ये था आपका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग फिर कोई नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।